हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो कुछ धातु जैसे कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश डाला जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, है ना। कोई अगर धातु ले जाए जैसे पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, जब इस पर प्रकाश डाला जाएगा यानी कि उनके अनुसार ही आवृत्ति वाला प्रकाश डाला जाएगा, तब उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। आपकी बुक में एक फिगर दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। देखिए इस फिगर में निर्वात कक्ष है ना। तो निर्वात कक्ष में एक धातु रखा गया है। धातु की सतह पर जब प्रकाश पड़ रही है तो वहीं से इलेक्ट्रॉन भी संसूचक की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट है, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो प्रकाश की तीव्रता के ही समानुपाती होंगे, यानी कि जितनी तीव्रता से प्रकाश उस पर पड़ता है उतना ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। नेक्स्ट है इसका पॉइंट है, प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। यानी कि जिस भी धातु का उपयोग किया जाता है उन सभी धातुओं की एक न्यूनतम आवृत्ति होती है, ठीक है। और इस न्यूनतम आवृत्ति को क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति। इस आवृत्ति से अगर कम हो जाएगी, अगर किसी धातु की अभिलाक्षणिक आवृत्ति जो है इस आवृत्ति से अगर कम होगी तो कभी भी प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, क्वांटिट इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के लिए प्रमाण या फिर परमाणविक स्पेक्ट्रा। देखिए जब हमने बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि बोर की परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि जो है वो दो बिंदुओं पर निर्भर करती थी। इसमें पहला था विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत्व यानी कि डुअल नेचर होना, है ना। द्वैत व्यवहार होना यानी कि डुअल नेचर होना, दो व्यवहार प्रदर्शित करना, तरंग और कण का। और दूसरा था परमाणविक स्पेक्ट्रा का। तो ये दूसरा है ना। देखिए परमाणविक स्पेक्ट्रा क्या होती है कि जब प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवाहित किया जाता है तो वे अपने मूल पथ से मुड़ जाती हैं या फिर अपरिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये प्रकाश की कोई किरण है प्रकाश की, है ना। ये किसी मीडियम में एक सीधे चल रही है, लेकिन जब उसका मीडियम चेंज कर दिया जाता है तो ये मूल पथ से थोड़ा सा विचलित हो गई, है ना। ये विचलित हो जाती है, यानी कि मीडियम जब चेंज किया जाता है तो ये विचलित हो जाती हैं। एक साधारण सफ़ेद प्रकाश में दृश्य परास में सभी तरंगदैर्घ्यों वाली तरंगे होती हैं। जब प्रिज्म में से सफ़ेद प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है या फिर प्रवाहित किया जाता है तो कम तरंग दैर्घ्य की तरंग जो है वो लंबी तरंग दैर्घ्य की तुलना में अधिक झुक जाती है। इसे एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए अभी मैंने बताया कि एक साधारण सफ़ेद प्रकाश में दृश्य परास की सभी तरंग दैर्घ्यों वाली तरंगें होती हैं, यानी कि जो श्वेत प्रकाश है उसमें सभी तरंग दैर्घ्यों वाली तरंगें होती हैं। तो जब इसे एक प्रिज्म में से गुजारा गया, ठीक है, प्रिज्म जो होता है ये इसी तरीके से आकार वाला होता है, त्रिभुजाकार होता है ना, कांच का बना होता है। तो जब इस प्रकाश को जब प्रिज्म में से गुजारा जाता है यानी कि उसका मीडियम चेंज किया जा रहा है तो सफ़ेद प्रकाश की जब इन किरणों को गुजारा जाता है तो कम तरंग दैर्घ्य वाली जो तरंग होती है वो लंबी तरंग दैर्घ्य की तरंग की तुलना में अधिक झुक जाती है। यानी कि इसमें जैसे अभी मैंने बताया ना कि सफ़ेद में कई प्रकार की तरंग दैर्घ्य वाली तरंगें होती हैं, तो जो तरंग
जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी वो बहुत ही अधिक झुक जाएगी। वो झुक जाएगी किसकी तुलना में? ऐसे तरंग दैर्घ्य जिनकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम हो गई उनकी तुलना में ये ज़्यादा झुक जाएगी, है ना। जिसकी सबसे कम है वो बहुत झुकेगी, अधिक झुकेगी। जिनकी अधिक तरंग दैर्घ्य है वो कम झुकेंगी। ठीक, समझ में आया? अब चलिए देखिए, सफ़ेद प्रकाश की किरण रंगीन पट्टियों की एक श्रृंखला में फैल जाती है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए, सफ़ेद प्रकाश की किरण जो है वो रंगीन पट्टियों की एक श्रृंखला के रूप में इस प्रकार से फैल जाती है। ठीक, जिसे कि क्या कहते हैं? इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखिए क्या लिखा है कि लाल रंग जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है का विचलन सबसे कम होता है। जैसे कि मान लीजिए इस फिगर में हमने माना कि लाल रंग जो है यहाँ से अगर गुजर रहा है तो भी लिखा है कि इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक होगी तो यानी कि इसका विचलन भी क्या होगा? सबसे कम होगा। नेक्स्ट है कि सबसे कम होती है, जबकि बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। बैगनी रंग, माना कि बैगनी रंग है ये, है ना, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है इसलिए इसका विचलन क्या होगा? सबसे अधिक होगा। यानी कि जिसका विचलन जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका विचलन सबसे अधिक होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका विचलन सबसे कम होगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। देखिए अब क्या लिखा है कि सफ़ेद रंग के स्पेक्ट्रम का परास, सफ़ेद रंग के स्पेक्ट्रम का परास कितना होता है? 7.50 × 10⁻14 हर्ट्ज के बैगनी रंग से लेकर 4 × 10⁻14 हर्ट्ज के लाल रंग तक होता है। इस स्पेक्ट्रम को सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं क्योंकि बैगनी रंग नीले रंग में और नीले रंग हरे रंग में मिलता है। इंद्रधनुष में भी ऐसा ही स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। अब देखिए बात आ रही है इंद्रधनुष की। इंद्रधनुष सबने देखा है ना, बरसात के सीजन में अधिकतर इंद्रधनुष दिख जाता है। तो इंद्रधनुष में क्या होता है बेटा? क्या कलर का सीक्वेंस तो सबको पता ही होगा। इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7 होते हैं। जिसे किससे हम शो करते हैं, कैसे याद रखते हैं इसको? विबग्योर से, या फिर हिंदी में बैनी या पीनाला बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो ये इंद्रधनुष के रंगों को इस तरह से तो डिनोट किया जाता है ना कि सबसे ऊपर बैगनी होता है, फिर नीला, फिर आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, है ना। तो बैगनी का भी हमने देखा कि बैगनी का जो तरंग दैर्घ्य था वो क्या था? सबसे कम था, और लाल का तरंग दैर्घ्य क्या है? सबसे अधिक है। तो अगर हम यहाँ पे एक फिगर से इसको समझें कि प्रिज्म में से जब प्रकाश गुजारा जाएगा तो कैसे होगा। लाल रंग का विचलन जो है सबसे कम हुआ और बैगनी का सबसे अधिक। ठीक, तो कह रहा है कि सफ़ेद रंग के स्पेक्ट्रम का परास 7.50 × 10⁻14 हर्ट्ज के बैगनी रंग, यानी कि बैगनी रंग के स्पेक्ट्रम का मान कितना है? 7.50 × 10⁻14 हर्ट्ज, है ना, से लेकर 4 × 10⁻14 हर्ट्ज के लाल रंग तक फैला होता है। यानी कि लाल रंग का स्पेक्ट्रम दे रहा है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। यानी कि सफ़ेद रंग जो गुजारा गया उसका परास कहाँ से कहाँ तक होता है?
बैगनी रंग से लाल रंग तक होता है। इस स्पेक्ट्रम को ही क्या कहा जाता है? सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि बैगनी रंग नीले रंग में और नीला रंग हरे रंग में मिलता है। देखिए इसे कैसे समझ सकते हैं। जैसे ये बैगनी रंग है, तो बैगनी और नीला है, तो इसके बीच में क्या है? ये यहाँ कहीं ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहाँ ये दोनों मिले होंगे आपस में, है ना। बैगनी और नीला के बीच में ऐसा कोई क्षेत्र तो होगा ही जहाँ ये आपस में मिले होंगे। यानी कि लगातार रंग जो लगे हुए हैं, इनके बीच में खाली स्थान नहीं है, है ना। ये लगातार बैगनी है, फिर नीला है, फिर आसमानी, फिर हरा, इस प्रकार से ये लगातार लगे हुए हैं, एक में एक मिल के दूसरा कलर शो कर दे रहे हैं। उसे ही कहा गया है सतत स्पेक्ट्रम। देखिए इस बुक के फिगर से आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में। देखिए यहाँ वाइट लाइट आपको दिख रही है ना। तो वाइट लाइट जब इस प्रिज्म से गुजारा गया तो ये कई भागों में बटा, है ना। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। देखिए जो मैंने ऊपर से नीचे समझाया था आपको फिगर के माध्यम से, इसमें बस नीचे से ऊपर की तरफ समझाया गया है। विबग्योर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, VIBGYOR। ये देखिए सबसे कम विचलन हुआ रेड का, उससे ज़्यादा हुआ ऑरेंज का विचलन, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, इंडिगो और वायलेट का। तो ये कह रहा है सतत स्पेक्ट्रम ये कहता है कि जो प्रत्येक कलर जो होता है वो आपस में मिला होता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक वायलेट हो गया, और यहीं से क्या स्टार्ट हो रहा है? इंडिगो कलर स्टार्ट हो रहा है ना, नीला, फिर ब्लू को यहाँ, फिर ब्लू से और ग्रीन ये आपस में मिले हुए हैं, है ना। आसमानी, फिर हरा, फिर पीला, फिर ऑरेंज, फिर रेड। यानी कि ये कॉन्टिन्यूसली लगे रहते हैं। ये नहीं कि वायलेट हो गया, यहाँ बैगनी हुआ, फिर थोड़ा सा स्थान छोड़ दिया गया, फिर इंडिगो स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं होता है। बैगनी जहाँ मिल रहा है वहीं से इंडिगो कलर भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर इंडिगो जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से ब्लू स्टार्ट हो गया, फिर ब्लू के बाद फिर ग्रीन स्टार्ट हो गया। तो ये जो है एक सतत रूप से लगातार लगे रहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलिए अब है इस उत्सर्जन या फिर अवशोषण स्पेक्ट्रा। तो किसी पदार्थ से ऊर्जा अवशोषण के बाद उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रम जो है वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहलाता है। और अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है? अवशोषण स्पेक्ट्रम उत्सर्जित स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफिक नेगेटिव की तरह होता है। जब एक सतत विकिरण को प्रतिदर्श पर डाला जाता है तो वह विकिरण की कुछ तरंगदैर्घ्य का अवशोषण कर लेता है। इसे ही अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है क्योंकि उसमें कुछ लाल से लेकर बैगनी तक सभी तरंगदैर्घ्य उपस्थित होती हैं। इसके विपरीत गैस अवस्था में परमाणुओं का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लाल से बैगनी तरंगदैर्घ्यों में सतत रूप से प्रदर्शित नहीं होता है ना। जब अवस्था गैसीय हो जाती है तो उसमें क्या होता है? लाल से बैगनी तरंगदैर्घ्यों में सतत रूप से ये प्रदर्शित नहीं होते स्पेक्ट्रम, परंतु उनसे केवल विशेष तरंगदैर्घ्यों वाला ही प्रकाश उत्सर्जित होता है जिसके बीच में काले स्थान रहते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को रेखा स्पेक्ट्रम या फिर परमाण्विक स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए जब हम सतत स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे तो उसमें से सारे रंग दिख रहे थे, है ना। इंद्रधनुष में जितने रंग होते हैं उतने रंग सतत स्पेक्ट्रम में दिखते थे, लेकिन रेखा स्पेक्ट्रम में क्या होता है? केवल ब्लैक कलर ही शो होता है और उनके बीच में लाइनें दिखाई देती हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ बीच में ये पूरा स्पेक्ट्रम जो है ब्लैक है, लेकिन इसके बीच में लाइन है, दिख रही है, रेखा दिख रही है। उसे क्या कहेंगे? रेखा स्पेक्ट्रम। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अवस्था जो होती है वो गैसीय हो जाती है ना। तो गैसीय अवस्था में जो स्पेक्ट्रम होता है परमाणुओं का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, वो लाल से बैंगनी तरंगदैर्घ्यों में सतत रूप से प्रदर्शित नहीं होता है, ठीक है। उनसे केवल एक विशिष्ट तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश ही उत्सर्जित होते हैं जिनके बीच में काले स्थान रहते हैं, और इसी स्पेक्ट्रम को ही क्या कहा जाता है? रेखा स्पेक्ट्रम। अभी हमने फिगर में देखा ना कि काले काले काला है बिल्कुल, और इसके बीच में लाइनें दिख रही हैं, तो लाइन दिख रही हैं इसलिए इसका नाम रखा गया है रेखा स्पेक्ट्रम।
या फिर इसे ही कहा जाता है परमाणविक स्पेक्ट्रम, क्योंकि उत्सर्जित विकिरण स्पेक्ट्रम में चमकीली रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु नाभिक में प्रोटॉन स्थित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ एक बंद वृत्ताकार मार्ग, जैसे कि कोई परमाणु का नाभिक है तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर इस प्रकार से वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते रहेंगे। नेक्स्ट इनका कहना था कि नाभिक के चारों ओर अनंत वृत्ताकार मार्ग संभव हैं, है ना। वृत्ताकार मार्गों की कोई संख्या निश्चित नहीं है, वो अनंत हो सकते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन केवल उसी वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है जिसके लिए उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का गुणांक होल नंबर मल्टीपल होता है, जिसे कि शो करते हैं mvr = n × h/2 पाई से। m क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और v है इलेक्ट्रॉन का वेग, और r है त्रिज्या, यानी कि परमाणु के केंद्र से इलेक्ट्रॉन तक की दूरी। ठीक है, ये त्रिज्या ही कहलाएगी। और n क्या है, n एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्णांक है। चलिए नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार में चक्कर लगाता है उसे कोश कहते हैं, जिसे कि K, L, M, N या फिर 1, 2, 3, 4 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे फिगर में देखिए, इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे कोश कहेंगे, और इसे हम K, L, M, N से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये चारों तरफ ऐसे रहेगा। और कोश की संख्या केवल KL MN ही नहीं होती है, इसके आगे भी कोश हो सकते हैं, है ना, इसके आगे भी कोश बढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम जैसे KL MN, तो उसके आगे जब कोश पढ़ेंगे तो उसको हम कहेंगे OPQR, इस प्रकार से आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका नाम भी देते रहते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी कोश में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं। n क्या शो करेगा, कोशों की संख्या को शो करेगा, 1, 2, 3, 4 अभी मैंने आप लोगों को बताया है। तो किसी कोश में अधिकतर 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला कोश अगर हम लें, पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो हम 2n² से ज्ञात कर सकते हैं। n का मान हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, है ना। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो क्या होगा, 2। यानी एक कोश में, पहले कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा कोश के लिए अगर रखें, दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम लें तो हम 2n² से कैसे निकाल सकते हैं, n का मान रखेंगे 2, तो क्या होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, एंड 4 2 जा 8, यानी कि दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 8। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक कोश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या आराम से ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले से, है ना। लेकिन बोर का मॉडल जो है हाइड्रोजन परमाणु के लिए यहाँ पे लागू नहीं होता, वहाँ पे असफल हो जाता है। देखिए आप सबको पता है कि हाइड्रोजन के कोश में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन का बनाएंगे, अगर हम फिगर बनाए हाइड्रोजन का, तो उसमें क्या होंगे, केवल एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या वो इस फार्मूले पे बैठ रहा है, नहीं, है ना। तो ये फार्मूला जो है हाइड्रोजन के लिए फेल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा जो है वो नियत होती है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तब ऊर्जा अवशोषित करता है, और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तब ऊर्जा
निकालता है, यानी कि ऊर्जा को वो उत्सर्जित करता है ना। यानी कि जितनी भी कक्षाएं होती हैं किसी भी परमाणु की या किसी भी तत्व की, तो उसकी ऊर्जा जो है वो नियत होती है, वो एक समान होती है। और जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तब क्या करेगा, वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, है ना, ऊर्जा को शोषित करता है। और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तब क्या करेगा, वो ऊर्जा को निकालेगा, उत्सर्जित करेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।